नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे चीन और पाकिस्तान किस तरह हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं और भारत की जड़ें काटने की शुरुआत भी हो चुकी है। जानेंगे एक साथ 900 लोगों की मौत का राज क्या है। इसके अलावा भी बात होगी देश दुनिया की, लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि पाकिस्तान में एशियन टाइगर बनने की क्षमता है। पाकिस्तान की संसद को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची, महासागर से भी गहरी और शहद से भी मीठी है। पाकिस्तान ने भी आज जिनपिंग को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा। ये सम्मान जिनपिंग को दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में अहम योगदान के लिए दिया गया। 2 दिनों के चीनी राष्ट्रपति के दौरे में पाकिस्तान और चीन के बीच 51 समझौतों पर दस्तखत हुए। गुजरात के पोरबंदर में नेवी और कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी बोट को जब्त किया है। बोट से करीब 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स और कई सैटेलाइट फोन बरामद किए गए हैं। बोट में 8 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बोर्डिंग करने में पता लगा कि उसके पास बहुत सारा ड्रग्स है, हेरोइन 232 किलो के आसपास हेरोइन है, जिसकी की जो मार्केट कॉस्ट है वो करीब 600 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी के अमेरिकी हवाई हमले में बुरी तरह जख्मी होने की खबर है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक 18 मार्च को सीरिया बॉर्डर के पास निनेवे के अलबाज इलाके में अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। इसी हमले में बगदादी बुरी तरह जख्मी हो गया है। द गार्जियन ने दावा किया है कि बगदादी के जख्म जानलेवा थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। हालांकि वो अभी संगठन के डेली ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है और इससे पहले नवंबर 2014 में इराक के मौसुल में अमेरिकी हवाई हमले के दौरान बगदादी की मौत की फर्जी खबर आई थी। पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को अलग अलग जेलों में 14 कैदियों को फांसी दे दी गई। जियो न्यूज के मुताबिक 2 कैदियों को लाहौर केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई, जबकि इसके अलावा भी अलग अलग जेलों में बंद कैदियों को फांसी दी गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 10 मार्च को देश में मृत्युदंड पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था और पाकिस्तान में 16 दिसंबर 2014 को एक आर्मी स्कूल में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरुआत में सिर्फ आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए मृत्युदंड पर से प्रतिबंध हटाया गया था, जिसमें 150 लोगों की जानें गई थी। लेकिन अब सभी बड़े आपराधिक मामलों के लिए मृत्युदंड पर लगी रोक हटा दी गई है। गद्दाफी की मौत के बाद से अंदरूनी आतंक में झुलसे लीबिया की राजधानी त्रिपोली में स्पेनिश दूतावास के बाहर मंगलवार को बम धमाका हुआ। त्रिपोली में स्पेनिश दूतावास पर मंगलवार को हमला दक्षिण कोरियाई दूतावास पर आतंकवादियों के हमले के तुरंत बाद हुआ। हालांकि इस धमाके में किसी के भी जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन विस्फोट में संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक स्पेनिश दूतावास की 4 दीवारी के बिल्कुल पास बम विस्फोट किया गया और विस्फोट के समय दूतावास में कोई नहीं था। गौरतलब है कि त्रिपोली में इसी तरह की एक अन्य घटना में 13 अप्रैल को मोरक्को के दूतावास के पास भी बम विस्फोट हुआ था, जिसमें दूतावास परिसर को भारी क्षति पहुंची थी। यमन की राजधानी में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक मिसाइल डिपो पर किए गए हवाई हमलों के बाद हुए कई धमाकों में 28 लोगों की जान गई है, जबकि 300 लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सना के 5 अतन इलाके में इस डिपो पर किए गए 2 हवाई हमलों के बाद बहुत से लोगों के मारे जाने की आशंका है। आपको बता दें कि सऊदी अरब की अगुवाई में अरब देशों के गठबंधन ने पिछले महीने यमन के बागी हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मिस्र की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। मोर्सी पर 2012 के अपने कार्यकाल में मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थन का आरोप था। जापान ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। मैग्नेटिक बुलेट ट्रेन मैग्लेव 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी और इसे जापान के माउंट फूजी के पास यामानाशी रेलवे ट्रैक पर चलाया गया। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों मौसम काफी खराब चल रहा है। सिडनी में लगातार बारिश हो रही है, जबकि देश के बाकी इलाकों में भी ऐसा ही हाल जारी है। पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित अवार्ड
पुलित्जर सम्मान की घोषणा की गई। इस बार इस सम्मान के लिए साउथ कैरोलिना न्यूज़पेपर को चुना गया है। पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनकी खासियत है कि बोलते कम है और मुस्कुराते ज्यादा हैं, पाकिस्तान में दिल खोलकर बोले, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ उनकी उस पॉलिसी का हिस्सा है जो उन्हें पाकिस्तान के नजदीक लाए, ताकि वो अपने आर्थिक गलियारे के कार्यक्रम को जल्द पूरा कर सकें। शी जिनपिंग के पाक प्रेम को लेकर खूब बातें मीडिया में हो रही थी, लेकिन पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जवाब दे दिया कि पाकिस्तान उन्हें इतना प्यारा क्यों है। ये वो दोस्ती जो पिछले 2 दिनों से सीमा पार परवान चढ़ रही है, या फिर यूं कहें भारत की आंखों के नीचे वो सच घूम रहा है जिससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के दौरे पर हैं। शी जिनपिंग चीन के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पाकिस्तान में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान पर तोहफों की बौछार कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर मीडिया में विश्लेषण चल ही रहा था कि संसद में शी जिनपिंग ने इस मेहरबानी के पीछे की वजह गिना थी। In the new century, Pakistan has stood at the front line of international fight against terrorism. It has made tremendous efforts. It has endured enormous sacrifice. शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी संसद में ये भी कहा कि एक दौर था जब दुनिया में चीन अकेला था और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। दरअसल चीनी राष्ट्रपति का इशारा चीन के चरम पर प्रभावित इलाके शिनजियांग की, जहां साल 2010 के दौरान जबरदस्त संघर्ष मचा हुआ था। We should stick together in face of difficulty and jointly meet security challenges. Our two countries share a common stake in security. Over the years, Pakistan has overcome all kinds of difficulties and contributed greatly to the security and stability of China's western border areas, and this is something that we shall never forget. आपको बता दें कि चीन का शिनजियांग प्रांत काफी वक्त से चरमपंथ की चपेट में है। 2010 के दौरान यहाँ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकियों ने काफी तबाही मचाई थी। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट 2002 में यूएन की तरफ से घोषित आतंकी संगठन है, जो अल-कायदा की एक शाखा है। इसके कैंपस पाकिस्तान में चलते थे, लेकिन जब चीन मुसीबत में था तो पाकिस्तान ने अभियान चलाकर इन कैंपस को खत्म किया था, जिसका बदला चीन पाकिस्तान की ताकत बढ़ाकर चुका रहा है। China will assist Pakistan in strengthening its capacity for fighting terrorism and ensuring security, and we will work with Pakistan to tackle rising non-traditional security threats so as to provide a reliable security guarantee for bilateral economic cooperation and common development. पाकिस्तान और चीन आंतरिक आतंक से जूझने के मामले में एक जैसे ही हालात का सामना कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति ने ये बात भी कही कि दोनों देशों के संघर्षों ने उनके दिल और दिमाग को एक दिया है, जिस पर पाकिस्तानी पीएम उन्हें आश्वासन देते नजर आए। I assure you, Mr. President, Pakistan considers China's security as its own security. We would fight together to eliminate the menace of terrorism. Our joint efforts in this regard have succeeded, but we need to intensify these efforts to accomplish our objective. Our defense ties are strong, and they are poised to become stronger in the years to come. पाकिस्तान के क्षेत्रीय विवाद में चीन ने उसका साथ देने की बात कही, तो वहीं पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर वो एक चीन की नीति का समर्थन करेगा। पाक और चीन के गिव एंड टेक रिलेशनशिप को दोनों ही देश इन दिनों इमोशनल रंग देने में जुटे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं भारत की उस कसक की जो उसे पाकिस्तान में जिनपिंग को नवाज शरीफ के साथ शहद जैसी बातें करते देखकर हो रही हैं। एक वक्त था कि शी जिनपिंग भारतीय मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन जैसा माहौल पाक में दिख रहा है वैसा यहां नहीं दिखा। न तो ऐसी सौगातों की बौछार थी और न ही प्यार भरी गुफ्तगू। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। खास तौर पर आज के दिन इन तस्वीरों की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि शी जिनपिंग के चेहरे पर यही मुस्कुराहट 8 महीने पहले भी अहमदाबाद में दिखाई दी थी। जो आज इस्लामाबाद में थी, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ है। शी जिनपिंग जब भारत आए थे तो उन्हें भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ झूला झूलते हुए देखा गया। साबरमती आश्रम में उन्होंने सूत की माला भी पहनी, गांधी जी के चरखे पर सूत भी काटा, लेकिन इस दोस्ती का रंग अगला दिन आते आते ही उतरने लगा था। जबकि पाकिस्तान गए जिनपिंग की दोस्ती का रंग ऐसा गहराया है कि वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि चीन की पाकिस्तान से दोस्ती हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी और शहद से नीची। उन्होंने पाकिस्तान को अपना भाई तक कह डाला, जबकि उन्हें भारत और पाक के बीच के रिश्तों की सच्चाई अच्छे से पता है। जब जिनपिंग भारत आए थे तो उनके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि वो मोदी के रंग में रंगे हैं, लेकिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सूत की माला उतर गई और झूले की रस्सियां उलझने लगी थी, क्योंकि जब दो नेताओं के हाथ मिल रहे थे लद्दाख में चीनी घुसपैठियों के पांव भी बढ़ रहे थे। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। 中印边境地区保持了和平与稳定，由于边境尚未划定，有时可能会出现涉。 भारतीय पीएम इस बात को ही अपनी कामयाबी मानते रहे कि चीनी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आकर पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन अब उन्हें भी समझ आ गया होगा ये सब छलावा था। शी जिनपिंग की कूटनीतिक चाल बेहद गहरी है। 8 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ वो भारत में पिकनिक भले ही मना गए, लेकिन असल सौगात तो वो पाकिस्तान के पाले में डाल रहे हैं। दोनों देशों के बीच कुछ 51 समझौते हुए हैं, जबकि भारत चीन के बीच 12 समझौते हुए थे। चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 48 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जबकि भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की बात हुई थी। हालांकि चीन अगर पाक को इतना सब कुछ दे रहा है तो इसके पीछे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिससे चीन को मिडिल ईस्ट के देशों से तेल लेने के लिए 12,000 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। भला भारत से चीन को कहां ये सब मिलता। इसलिए शी जिनपिंग यहाँ सिर्फ मुस्कुराते रहे, जबकि पाकिस्तान में दोस्ती और वफा की डींगे हाँक रहे हैं। प्रतीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी भले ही चीन और पाकिस्तान की कूटनीति के मामले में नाकामयाब होते दिख रहे हो, लेकिन अमेरिका उनकी तारीफों के कसीदे गढ़ रहा है। जो ओबामा उनके कटु आलोचक थे, आज उनकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन ओबामा की इस मीठी तारीफ के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या अमेरिका की तारीफ के बगैर भारत में लोकप्रियता और सुशासन का कोई पैमाना तय नहीं किया जा सकता? क्यों जरूरी है अमेरिका की तारीफ? क्या अमेरिका की तारीफ योग्यता का सर्टिफिकेट है? क्या मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अमेरिकी प्रशंसा पत्र के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज बंद करना चाहते हैं? जो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे 1 दशक तक अमेरिकी विरोध का सामना करते रहे और तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिकी वीजा हासिल करने में नाकाम रहे, आज वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिकी मेजबानी और मेहमाननवाजी से इतना प्रभावित क्यों है? नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को अमेरिकी प्रशंसा से गदगद होने के बजाय उसकी मंशा पर नजर डालनी चाहिए। ये वही अमेरिका है जो यूपीए के 10 साल के शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की योग्यता, सादगी और नीतियों की खुले दिल से तारीफ करता रहा और तारीफ करके अमेरिकी नीतियों को भारतीय सरजमी पर थोपता रहा। साल 2009 में ओबामा ने मनमोहन सिंह को बहुत बुद्धिमान और एक अच्छा इंसान कहकर तारीफ की थी। साल 2010 में G20 समिट के दौरान ओबामा ने एक बार फिर कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ है, इसीलिए भारत विश्व शांति और उत्थान की तरफ बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी इस अमेरिकी प्रशंसा के आदी हो गए।
लिहाजा भारतीय जनमानस की भावनाओं को नहीं समझ पाए और परिणाम 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ा। मौजूदा राष्ट्रपति ओबामा ने सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं की, बल्कि ओबामा इटली के मातेओ रेंजी को लीडिंग वॉइस ऑफ यूरोप कह चुके हैं। ओबामा इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन की प्रशंसा भी एक अच्छे नेता के तौर पर कर चुके हैं। अपनी कूटनीतिक चालबाजी के चलते अमेरिका हमेशा से दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को अपने जाल में फंसाता रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव को अपने जाल में फंसाकर अमेरिका ने सोवियत रूस का विघटन तक करा दिया और बदले में गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाज दिया। इराक, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देश ऐसे हैं जिन पर अमेरिका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी दादागिरी बनाए हुए है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास की इस कड़वी सच्चाई से अवश्य सबक लेना चाहिए और 11 महीनों में 14 मुल्कों का दौरा करके भारतीय प्रधानमंत्री को सबसे पहले देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1974 में आई मशहूर फिल्म रोटी के उस सदाबहार गीत ये पब्लिक है पर जरूर गौर फरमाना चाहिए। पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक। देश की जनता आंतरिक समस्याओं को लेकर इस कदर बेजार है कि उसको अब सपनों के सौदागरों से कोई लेना देना नहीं है। उसको अपनी मूलभूत समस्याओं का समाधान चाहिए। अच्छे दिन की उम्मीद में बैठी अपने देश की जनता के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। बाहर क्या है ये सब कुछ। ड्रैगन की नस नस से वाकिफ है भारत। ऐसे में अगर वो पाकिस्तान पर मेहरबान है तो इसके पीछे की वजह उतनी शैतानी है। दरअसल चीन पाकिस्तान और भारत के बीच के उस विवादित क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए है जिसे लेकर दोनों देशों में तल्खियां हैं। चीन मौके का फायदा उठाकर अपनी चालें कामयाब करना चाहता है और पीओके पर अपनी पैठ बनाना चाहता है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की चतुर चाल साफ तौर पर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान का वो इलाका जिसे उसने अवैध तरीके से भारत से कब्जा रखा है, उस पर चीन की नजरें काफी वक्त से थीं, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल रहा था जो अब मिला है। पाकिस्तान को आर्थिक विकास का प्लान देने के बहाने चीन इस पूरे इलाके में अपनी पैठ बनाने में जुटा है। डैम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हैं, हाईवे जहाँ बन रहा है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के पीओके में जो इनकी सिक्योरिटी के लिए चीन की अपनी सेना वहां पर मौजूद है। और ये प्रेजेंस चाइनीज ट्रूप्स का बिल्कुल जो इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके बहुत ही नजदीक है, तो इसके काफी इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं हिंदुस्तान के सिक्योरिटी के लिए। अब तक ये नौबत नहीं आई थी क्योंकि पाकिस्तान राहत पैकेजों का डब्बा अमेरिका से लेता रहता था और उसकी जरूरतें पूरी हो रही थीं। लेकिन जब से अमेरिका ने पाकिस्तान की बेवफाई जानी और उसके घर में लादेन को ढेर कर दिया, तब से ये डब्बे कम होते गए और पाकिस्तान ने राहत पैकेजों का नया क्लाइंट ढूंढ लिया चीन के तौर पर। भूमध्य सागर से शरणार्थियों को अवैध तरीके से इटली ले जा रही एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें 900 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब नाव के कैप्टन पर लापरवाही और कई लोगों की हत्या के जिम्मेदार होने का केस दर्ज किया गया है। लीबिया में हुए इस हादसे को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ अब तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है, जिसकी जांच जारी हो चुकी है। वो निकले थे जिंदगी की तलाश में, लेकिन मौत ने उन्हें गले लगा लिया। – 950 लोगों की आखिरी समुद्री यात्रा। ये तस्वीरें किसी की भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। समुद्र की लहरों से जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे ये लोग
ISIS के आतंक और दहशत का अड्डा बन चुके लीबिया से नए सवेरे की तलाश में अपना सब कुछ छोड़कर यूरोप की तरफ निकले थे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये सफर इनकी जिंदगी में काली अंधेरी रात लेकर आएगा और समुद्र की लहरें ही इनके लिए कब्र बन जाएंगी। लीबिया से यूरोप जा रही एक मछली पकड़ने वाली नाव में करीब 950 लोग सवार थे। ऐसी खबरें हैं कि इन सभी लोगों की यूरोप में मानव तस्करी की जा रही थी। ISIS के आतंक से अपनी जान बचाने के लिए इन सभी लोगों ने मानव तस्करों की शर्तें भी मान ली थी। इनसे कहा गया था कि इन नाव में बने पिंजरे नुमा कमरे में कैद हो जाएं और उन्हें यूरोप पहुंचते ही बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि भूमध्य सागर में इनका जहाज डूब गया और नाव पर सवार 950 लोगों में से 922 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 10 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए एक बांग्लादेशी नागरिक ने बताया कि हादसे से पहले जहाज के पास से गुजर रहे एक मर्चेंट शिप से मदद मांगने के लिए ज्यादातर लोग एक तरफ दौड़े, जिसकी वजह से जहाज का बैलेंस बिगड़ गया और वो डूब गया। ये हादसा लीबिया के समुद्र तट से 96 किलोमीटर और इटली के लाम्पेदुसा द्वीप से 193 किलोमीटर दक्षिण में हुआ। दुख की बात ये थी कि जहां हादसा हुआ वहां भूमध्य सागर 5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा था और पानी इतना ठंडा कि चंद मिनटों में इंसान का शरीर जम जाए। इस बीच इटली पुलिस ने जिंदा बचे लोगों में से 2 संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और नरसंहार का केस दर्ज कर लिया है। इसी महीने की 10 से 17 तारीख के बीच भूमध्य सागर से 13,500 शरणार्थियों को बचाया गया है। वर्ष 2015 की बात करें तो अभी तक समुद्र के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश के दौरान 1,600 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2015 में अब तक करीब 35,000 लोग उत्तरी अमेरिका से यूरोपियन देशों में शरण लेने के लिए आए हैं, जबकि वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 2,18,000 लोगों का था। पिछले वर्ष 3,500 लोगों की मौत भूमध्य सागर में डूबने की वजह से हुई थी। हाल के दिनों में लीबिया और दूसरे देशों में जारी हिंसा की वजह से भूमध्य सागर में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं में काफी तेजी से इजाफा हुआ है।